Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and today we are going to discuss about data warehousing. सो यार डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और ये जो वीडियो रहने वाली है ये हमारी यूनिट नंबर 1 की रहने वाली है। इसमें मैं कंप्लीट यूनिट 1 को कवर करने वाला हूँ बिकॉज जो ये यूनिट 1 है इससे आपके एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मैं आशा कर रहा हूँगा कि ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी बिकॉज़ इसमें मैं आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट है इसका जल्दी अपलोड कर सकूँ। यदि इस वीडियो पर मैंने टारगेट रखा है 50 लाइक्स का, यदि वो 50 लाइक पूरे हो जाते हैं तो मैं सेकेंड पार्ट अपलोड आज ही कर दूंगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। ओके, सो व्हाट इज डेटा वेयरहाउसिंग। यार पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यदि कोई से सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो यही आता है कि डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है। ओके, सो डेटा वेयरहाउसिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा from different sources in a centralized repository. It allows businesses to analyze historical data and make informed decisions. तो ये जो कह रहा है हमारा डेटा वेयरहाउस, इसका जो सिंपल सा यही मतलब होता है कि अलग अलग सोर्सेज से डेटा को एक जगह पर कलेक्ट करना, यानी कि स्टोर करना और मैनेज करना, ताकि उस डेटा का यूज़ जो है हम उसका यूज़ करके बिजनेसेस में अपने डिसीजन जो है सही तरीके से ले सके। इसमें पूरा हिस्टोरिकल डेटा होता है जिससे एनालिसिस, रिपोर्टिंग सब बहुत आसान हो जाते हैं। ओके, अब यदि हम एक आसान शब्दों में हम इन्हें समझे तो डेटा जो वेयरहाउस से वो एक सेंट्रल स्टोर होता है जहाँ पे कंपनी का सारा डेटा अलग अलग जगह से लाके रखा जाता है। ओके, गोट इट। सो ये जो है इट हेल्प बिजनेसेस ट्रैक हिस्टोरिकल ट्रेंड्स एंड परफॉर्मेंस। तो ये क्या करता है, ये बिजनेसेस को हिस्टोरिकल डेटा देखने में हेल्प करता है, जैसे कि पास्ट ट्रेंड्स, परफॉर्मेंस, सेल्स वगैरह ये सब देखने में ये हेल्प करता है। इट फैसिलिटेट्स कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। यहाँ से कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और डीप एनालिसिस बहुत इजीली हो जाता है। ओके, इनेबल्स इफिशिएंट रिपोर्टिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। ये रिपोर्टिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस को स्मूथ और फास्ट बना देता है। तो यही होता है हमारा डेटा वेयरहाउसिंग। ओके, सो डेटा वेयरहाउसिंग हमारा यही होता है। अब यहाँ पर हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा लाते हैं, CSV फाइल में, एक्सेल सीट में, क्लाउड डेटाबेस में। सो हम आगे चलते हैं कि अब हम समझते हैं कि 3 टायर आर्किटेक्चर यहाँ पर क्या होता है डेटा वेयरहाउस में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है और इसके चांसेस भी आने के ज़्यादा है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं 3 टायर डेट आर्किटेक्चर क्या होता है। ओके, सो डेटा वेयर हाउसिंग हेल्प बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म डिसीजंस यूजिंग लार्ज डेटा सेट। द 3 टायर architecture is widely used for its clear structure, dividing data processing into 3 layers for efficient access and management. यानी कि जो डेटा वेयरहाउसिंग का जो मेन काम होता है वो बिग डेटा को यूज करके बिजनेसेस को स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसका जो सबसे फेमस मॉडल है वो 3 टायर आर्किटेक्चर है जिसमें 3 लेयर्स होती है। अब पहली लेयर होती है हमारी डेटा सोर्सेस यानी कि बॉटम लेयर, एंड सेकंड होती है हमारी मिडिल टायर यानी कि डेटा स्टोरेज, और वी कैन से ओलेप इंजन, एंड टॉप टायर होता है हमारा BI टूल्स जैसे पावर BI एंड टेबलो, और यहाँ पे फ्रंट एंड लेयर जिसे हम कहते हैं। ओके, सो ये जो आर्किटेक्चर है ये इसलिए यूज होता है क्योंकि डेटा को क्लीन, प्रोसेस, एनालाइज और विजुलाइज करना बहुत इजी यहाँ पर हो जाता है। ओके, सो जो हमारी बॉटम लेयर होती है, बॉटम टायर जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन लेयर, ये क्या करती है बेसिकली, ये डेटा वेयरहाउस का हमारा बेस होती है। यहीं पे डेटा कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस होता है और स्टोर किया जाता है। ओके, सो चलिए हम समझते हैं इनको कि बॉटम टायर हमारी क्या होती है। ओके, तो जो बॉटम टायर होता है हमारा, यहाँ पर डेटा वेयरहाउस का ये बेस माना जाता है और यहीं पर डेटा कलेक्ट, प्रोसेस और स्टोर किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ETL जो है यहीं पर परफॉर्म होता है।
ओके। अब इसमें क्या होता है, डेटा सोर्सेज इंक्लूड ऑपरेशनल डेटाबेस OLTP सिस्टम्स, फ्लैट फाइल्स, स्प्रेडशीट्स, एक्सटर्नल APIs, CRM systems and weblogs. These are the raw inputs feeding into the data warehouse. तो यार जो डेटा सोर्सेज होता है, यहाँ से जो है रो डेटा आता है OLTP डेटाबेस में, एक्सेल या CSV फाइल्स में, CRM या ERP सिस्टम से, APIs, वेबलॉग्स, क्लाउड सिस्टम्स, इस तरीके से। अब डेटा स्टोरेज क्या होता है, ये क्या है, डेटा सोर्सेज थे, यहाँ से हमारे पास डेटा आता है। डेटा स्टोरेज कैसे होता है, प्रोसेस डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बोले तो RDBMS, और आर मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस डिजाइन टू सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेरिंग एंड एनालिसिस। तो डेटा स्टोरेज क्या होता है, ये जो है ये प्रोसेस हुआ डेटा यहाँ पर स्टोर होता है, जैसे RDBMS में MySQL, Oracle, SQL सर्वर, इन सब में। मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस में जैसे ETL प्रोसेस जो होती है उनमें। अब ETL प्रोसेस क्या होती है, तो यार ETL प्रोसेस जो है उसे हम एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड कहते हैं, जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को, फिर उस डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड फिर हम उसे लोड कर देते हैं। इट इज यूज्ड टू पुल डेटा फ्रॉम सोर्सेस, क्लीन और ट्रांसफॉर्म इट एंड लोड इट इनटू द वेयर हाउस। एंड हम उसको आखिरी में लोड करने के बाद हम उसे वेयर हाउस में क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं। ओके, सो अब समझते हैं हम आगे कि ETL प्रोसेस क्या होती है। दिस इज द कोर फंक्शन ऑफ द बॉटम टायर। ये क्या होता है, हमारा कोर फंक्शन होता है एक्सट्रैक्ट, गैदर रो डेटा फ्रॉम डिफरेंट ऑफन इनकम्पेटेबल सोर्सेस, ट्रांसफॉर्म, convert data into a consistent format, applying business rules, cleansing, errors handling, missing values and resolving duplicates। यानी कि एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि अलग अलग सोर्सेस से हम डेटा को उठा लेते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म में क्या कर देते हैं हम कि डेटा को क्लीन करना, एरर फिक्स करना, फॉर्मेट सेम बनाना, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, स्पेस को रिमूव करना, तो ये सब चीज़ें होती है ट्रांसफॉर्म में। एंड लोड में क्या कर देते हैं, लोड द ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू द वेयर हाउस, ऑर्गेनाइजिंग इट फॉर फास्ट एक्सेस एंड एनालिसिस। अब लोड में क्या होता है, जो फाइनल जो हमारा क्लीन डेटा होता है उसको हम वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं। ओके, अब नोट है यहाँ पर कुछ कि दिस प्रोसेस ओवर द डेटा वेयर हाउस कंटेन्स क्लीन, रिलायबल एंड बिजनेस रेडी डेटा। यानी कि इस लेयर का जो मेन रोल होता है वो यही होता है कि डेटा को क्लीन, कंसिस्टेंट और एनालिसिस रेडी बनाना। ओके, सो ये होती है हमारी पहली लेयर जिसे हम कहते हैं बॉटम टायर। अब समझ लेते हैं हम सेकेंड वाली। ओके, सो सेकेंड होती है हमारी मिडिल टायर। द मिडिल टायर होस्ट द OLAP server which processes complex analytical queries. It acts as a bridge between the data storage layer and the UI, ensuring data is quickly retrieved, aggregated and ready for reporting and analysis. It is designed for high-speed analytical processing. OLAP server models come in 3 different categories. तो यार जो हमारी सेकंड होती है मिडिल टायर, जिसे हम OLAP लेयर भी कहते हैं, ये पूरा लेयर जो होता है वो एनालिसिस के लिए होता है। यहाँ जो हमारा OLAP सर्वर होता है जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को फास्ट बनाता है एंड डेटा को समराइज करता है और एनालिसिस के लिए रेडी रखता है। ओके, अब OLAP के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे रोलेप। अब रिलेशनल OLAP, this model uses a relational database to store and manage warehouse data. It is ideal for handling large data volumes as it operates directly on relational database। यानी कि जो डेटा रिलेशनल टेबल्स में जो डेटा है वो स्टोर होता है, यहाँ पर लार्ज डेटा सेट करने के लिए जो रोलेप है वो बेस्ट होता है एंड डेटाबेस लेवल क्वेरीज को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, अब एक होता है हमारा मोलेप। अब इनको हम डिटेल में समझ रहे होंगे क्योंकि ये आपके सेकंड यूनिट में एक कंप्लीट टॉपिक के रूप में है, तो हम इनको डीप में समझेंगे क्योंकि ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम एक क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में 3 टायर आर्किटेक्चर में इनको लिखना पड़ेगा। मोलेप क्या होता है, दिस मॉडल स्टोर्स डेटा इन अ मल्टी डायमेंशनल क्यूब। The storage and retrieval processes are highly efficient, making MOLAP suitable for complex analytical queries that require aggregation। यानी कि जो मोलेप होता है वो डेटा को क्यूब फॉर्मेट में स्टोर करता है,
फास्ट एग्रीगेशन एंड कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स के लिए ये जो मोलेप है वो परफेक्ट होता है। ओके, अब यहाँ पर जो है मोलेप में स्पीड जो है वो बहुत हाई होती है। ओके, होलेप क्या होता है? हाइब्रिड होलेप। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल एंड मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग पैराडिग्म। तो मैं बता देता हूँ कि होलेप क्या होता है। ये जो है रोलेप और मोलेप का क्या होता है? मिक्स होता है। ओके, यहाँ पर जो है डेटा स्टोरेज रिलेशनल में होता है पर फास्ट एनालिसिस क्यूब के रूप में होती है। ओके, दोनों के एडवांटेजेस जो है वो मिल जाते हैं। मतलब कि ओलेप इज अ पावरफुल टेक्नोलॉजी फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ट्रेंड एनालिसिस एंड डेटा मॉडलिंग। यानी कि जो मिडिल टायर है उसके बिना ट्रेंड एनालिसिस, डेटा मॉडलिंग और फास्ट रिपोर्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं तीसरे टायर की तरफ, टॉप टायर जो हमारा होता है। ओके, तो टॉप टायर हमारा क्या होता है? यहाँ पर एनालिसिस, डेटा क्वेरी, रिपोर्ट, माइनिंग, जिसमें हमारे बीआई टूल्स और फ्रंट एंड टूल्स होते हैं। The top tier in the three-tier data warehouse architecture comprises the front-end client layer, which is essential for interacting with the data stored and processed in the lower tiers. This layer include a variety of BI tools and techniques designed to facilitate easy access and manipulation of data for reporting, analysis and decision making. यानी कि यार ये जो लेयर होती है ये यूज़र के लिए होती है, जहाँ डेटा को ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स, चार्ट्स, रिपोर्ट्स के फॉर्म में दिखाया जाता है। यदि आपने पावर बीआई यूज़ किया है तो ये लेयर वहीं पर काम होता है, जहाँ पर जो है यूज़र के लिए, यूज़र जो है डैशबोर्ड्स, चार्ट्स, ग्राफ्स ये सब जो है रिपोर्ट्स के फॉर्म में दिखाता है। ओके, तो यहाँ जो है रिपोर्टिंग टूल्स क्या क्या होता है यहाँ पर? रिपोर्टिंग टूल्स, डैशबोर्ड्स, विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग टूल्स, पॉपुलर बीआई टूल्स, आईबीएम। अब पॉपुलर जो हमारे बीआई टूल्स है वो क्या है? आईबीएम कोगनोस, माइक्रोसॉफ्ट बीआई प्लेटफॉर्म, सेफ बीडब्ल्यू एंड क्रिस्टल रिपोर्ट्स, सेज बिजनेस इंटेलिजेंस, पैनाथो। तो ये सब क्या है? हमारे पावर बीआई के जो मतलब पॉपुलर जो है वो बीआई टूल्स है। ओके, अब ये जो टूल्स है, अब मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये डिटेल में आपका पढ़ने का थोड़ा सा काम रहेगा। आपको मैं समझा देता हूँ कि ये जो टूल्स है ना, ये जो है डेटा को सिंपल विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि डिसीजन मेकर्स को समझने में इजी हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर कि द टॉप टायर इज क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग एज इट प्रोवाइड द इंटरफेस थ्रू विच इनसाइट्स आर एक्सेस्ड एंड एक्सप्लोर्ड बाय प्रेजेंटिंग डेटा इन विजुअल फॉर्मेट such as graphs, charts, and dashboards. These tools allow decision makers to quickly grasp complex patterns, trends, and anomalies, leading to faster and more effective decision making. यानी कि जो टॉप टायर है ये ही वो लेयर है जहाँ से फाइनल इंसाइट्स हमें मिलते हैं जो बिजनेस को स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो यार यही होते हैं हमारे तीनों टायर्स। तो आशा करता हूँ कि तीनों तो आपको समझ आए होंगे। अब इन शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि जो हमारा बॉटम टायर होता है, देखो बॉटम टायर जो होता है वो डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, प्लस उसमें हमारी जो ईटीएल प्रोसेस वो होती है एंड वो डेटा को स्टोरेज करने का काम भी करता है। ओके, अब मिडिल टायर जो होता है उसमें ओलेप, हमारा ओलेप इंजन होता है जो कि फास्ट एनालिटिक्स भी होती है उस इंजन उसमें मिडिल टायर में। एंड थर्ड टॉप टायर जो हमारा होता है इसमें रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं, डैशबोर्ड क्रिएशन होती है एंड यहीं से हमारी जो है डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होती है। ओके, तो यही तीनों टायर हैं, यही होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब समझते हैं हम कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर के। तो चलिए A data warehouse architecture consists of several key components that work together to store, manage, and analyze data. ओके, सो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो मिलकर डेटा को स्टोर, मैनेज और एनालाइज करने का काम करते हैं। अब हम इन सब कंपोनेंट्स को समझते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। अब यार एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है? यानी कि डेटा सोर्सेज ये वो जगह होती है जहाँ से डेटा आता है। सोर्सेज तीन टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड में जिसमें डेटाबेस, एसक्यूएल टेबल्स, एक्सेल शीट से डेटा आ रहा हो। सेमी स्ट्रक्चर्ड यानी कि एक्सएमएल फॉर्म में या जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा हो। अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि ईमेल्स, पीडीएफ्स,
इमेजेस, लॉग, सोशल मीडिया डेटा, तो ये सब अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ओके, अब इन्हीं सोर्सेज से जो है सारा रो डेटा जो है वो कलेक्ट होता है। सेकंड होता है हमारा स्टेजिंग एरिया। अब स्टेजिंग एरिया क्या होता है, ये जो है एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जहाँ रो डेटा को क्लीन और वैलिडेट किया जाता है। यहीं पर जो है हमारी ईटीएल प्रोसेस जो है वो रन होती है। ओके, अब एक्सट्रैक्ट होता है हमारा सोर्स से, जो भी रो डेटा है उसको पुल करता है ये। एंड ट्रांसफॉर्म होता है हमारा, ट्रांसफॉर्म क्या करता है, डेटा को क्लीन फॉर्मेट और स्टैंडर्डाइज करता है एंड रिमूव करता है एरर्स को। एंड हमारा लोड क्या होता है, क्लीन डेटा को डेटा वेयर हाउस में लोड करता है, लोड का काम होता है। ओके, सो जो स्टेजिंग एरिया है इसका मेन काम यही होता है कि डेटा को वेयर हाउस में लोड करने से पहले उसको प्रिपेयर करना, उसको तैयार करना, इसका स्टेजिंग एरिया का काम होता है। अब डेटा वेयर हाउस क्या होता है, तो ये क्या है, एक पूरा सिस्टम का सेंट्रल स्टोरेज होता है। इसमें क्लीन्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर होता है, मेटा डेटा भी यहीं स्टोर होता है, क्वेरिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस सब यहीं से ही होता है। ओके, सो डेटा वेयर हाउस जो है वो पूरी कंपनी का एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है। एंड अब डेटा मार्ट्स देख लेते हैं हम। सो डेटा मार्ट क्या होता है, डेटा मार्ट बेसिकली स्मॉल पार्ट्स ऑफ द डेटा वेयर हाउस होते हैं जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल क्या क्या डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे सेल्स, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो इससे यूज़र को जो है फास्ट एक्सेस मिलता है और डिपार्टमेंट को अपने रिलेवेंट डेटा का क्विक एनालिसिस करने में भी हेल्प मिलती है। अब डेटा माइनिंग क्या होता है, सो डेटा माइनिंग जो है इसका जो मेन काम यही होता है कि पैटर्न्स, ट्रेंड्स, कोरिलेशंस को फाइंड करना, ढूंढना। ओके, लार्ज डेटा सेट एनालिसिस यहाँ पर किए जाते हैं डेटा माइनिंग में, बिजनेस इंसाइट्स यहीं से मिलते हैं हमें, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर इम्प्रूव की जाती है। एंड ये जो होता है हमारा, ये एक एडवांस एनालिटिक्स, एआई और एमएल एल्गोरिदम्स भी यूज डेटा माइनिंग कर सकता है। ओके, सो अब हम समझते हैं कि डेटा वेयरहाउस डिजाइन अप्रोचेस क्या क्या होती हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं। सो डेटा वेयरहाउस जो है वो बनाते टाइम हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे स्ट्रक्चर जो है हमें बनाना है, कैसे हमें डेवलप करना है और फ्यूचर में कैसे स्केल ये करेगा। डिजाइनिंग अ डेटा वेयरहाउस रिक्वायरिंग chooses the right approach for the how the system will be structured, developed and scaled. The chosen design impact data consistency, perform integration effort and how quickly insight can be delivered to different teams. तो ये वही कह रहा है कि जो भी अप्रोच हम चूज करते हैं उससे डेटा कंसिस्टेंसी, स्पीड, इंटीग्रेशन और रिपोर्टिंग सब पर इम्पेक्ट पड़ता है। ओके, तो जनरली जो है वो दो अप्रोचेस यूज होते हैं। पहली होती है हमारी टॉप डाउन अप्रोच एंड दूसरी होती है हमारी बॉटम अप अप्रोच। तो हम इनको समझते हैं इन डिटेल में कि यार टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। द टॉप डाउन अप्रोच, तो मैं बेसिकली इसमें बताता हूँ टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। इसमें जो है सबसे पहले जो है पूरा डेटा जो है वेयर हाउस का बिग आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। पहले जो है मेन सेंट्रल डेटा वेयरहाउस यहाँ पर बनाते हैं, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये इनके लिए जो है डेटा मार्ट्स क्रिएट होते हैं। ये जो अप्रोच है वो इनमन आर्किटेक्चर के नाम से भी फेमस है। ओके, द टॉप डाउन अप्रोच प्रपोज्ड बाय बिल इनमन। किसने प्रपोज की थी इसको, बिल इनमन में। डिजाइन द डेटा वेयरहाउस बाय क्रिएटिंग अ सेंट्रलाइज्ड इंटरप्राइजेज डेटा वेयरहाउस। तो ये जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती है, इस अप्रोच में पहला पूरा जो सेंट्रल डेटा वेयरहाउस है वो ईडीडब्ल्यू ने बनाया जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए क्या होते हैं, हमारे डेटा मार्ट्स क्रिएट होते हैं। इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग अ सिंगल इंटीग्रेटेड कंपनी वाइड रिपोजिटरी दैट एक्ट एज द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। ये जो अप्रोच है वो किसने प्रपोज की थी, बिल इनमन ने, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, इस अप्रोच में जो है एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बहुत हाई होती है। डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सिस्टम इज कलेक्टेड क्लीन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा है मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ट्रांसफॉर्म एंड स्टोर्ड इन द सेंट्रल वेयर हाउस। और डेटा कहाँ स्टोर होता है, सेंट्रल वेयर हाउस में। ओके, सो जो टॉप डाउन अप्रोच होती है उसमें
सबसे पहले जो है सेंट्रलाइज्ड ईडीडब्ल्यू बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। ये जो ईडीडब्ल्यू होता है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल ट्रूथ ऑफ सोर्स होता है, जहां पर सारे सोर्स सिस्टम्स होते हैं, जैसे ईआरपी, सीआरएम, फाइल्स, एपीआईस, ये सब। अब जो भी ये डेटा होता है ये पहले यहीं आता है। ओके, डेटा को क्लीन करके, स्टैंडर्डाइज करके, इंटीग्रेट करके सेंट्रल वेयर हाउस में यहाँ पर स्टोर किया जाता है। जब जो ये ईडीडब्ल्यू है वो रेडी हो जाता है, तब इस ईडीडब्ल्यू से डिपार्टमेंट के लिए डेटा मार्ट्स बनाए जाते हैं। ओके, जैसे अलग अलग स्पेसिफिक डेटा मार्ट्स बना दिए कि सेल्स का डेटा इसमें, एचआर का इसमें, फाइनेंस का इसमें। ओके, सो चलिए इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। अब कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल सोर्सेस, यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्सेज हमें दे रखे हैं S1, S2, S3, तो ये सब जो सोर्सेज है यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे डेटा को। पहले जो सारा ऑपरेशनल सिस्टम है, सिस्टम से जो भी डेटा होता है कलेक्ट होता है, जैसे S1 हमारा कुछ सोर्स होगा, ERP होगा, CRM होगा, CSV फाइल्स होंगी, तो ये सब डेटा कहाँ कलेक्ट होगा। फिर वो ETL प्रोसेसिंग होगी, ETL प्रोसेसिंग होगी, द डेटा गोस थ्रू ETL, है ना। तो जो डेटा है वो EDW में जाने से पहले ETL प्रोसेस से गुजरता है। ओके, तो ETL प्रोसेस में हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे रो डेटा को, सोर्स से फेच करना है, फिर ट्रांसफॉर्म कर देंगे डेटा को, क्लीन, फिल्टर, रिमूव एरर्स, ये सब कर देंगे, एंड लोड कर देंगे। लोड में क्या, क्लीन डेटा को EDW में स्टोर कर देंगे। अब थर्ड क्या होता है हमारा, बिल्ड द सेंट्रल इंटरप्राइजेस डेटा वेयरहाउस, EDW। इस EDW में क्या होता है कि एक लार्ज नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाता है। इसमें सारा हिस्टोरिकल, इंटीग्रेटेड, कंसिस्टेंट डेटा स्टोर होता है। ये जो पूरी कंपनी के लिए क्या होता है, मेन डेटा स्टोरेज होता है हमारा। फिर फोर्थ हमारा क्या होता है कि क्रिएट डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डेटा मार्ट्स। फिर हमारा क्या बनते हैं, डेटा मार्ट्स बनते हैं। मतलब डेटा को हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं कि भाई ये डेटा जो है HR का है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, इस तरीके से। तो जब जब EDW बन जाता है तब सेल्स, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस जैसे डिपार्टमेंट्स के लिए डेटा मार्ट्स बनाए जाते हैं। ये डेटा मार्ट्स जो होते हैं EDW का ही सबसेट होते हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी जो होती है वो 100% यहाँ पर होती है। फिर फिफ्थ होता है हमारा प्रोवाइड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो अब जो हमारा रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस पार्ट है, इसमें BI टूल्स जैसे पावर BI, टेबलो, क्लिक, सो ये डेटा मार्ट्स को यूज करके डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, एनालिटिक्स बनाते हैं। मैनेजमेंट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग मिलती है। ओके, सो यही होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच। अब हम समझ लेते हैं बॉटम अप अप्रोच क्या होती है। So the bottom-up approach introduced by Ralph Kimball start by building a small department-specific data marts instead of a central warehouse. Each data mart is designed using dimensional modeling, star schema or snowflake schema to serve immediate analytical needs. सो यार ये जो बॉटम अप्रोच होता है, इस अप्रोच में पहले स्मॉल डिपार्टमेंट वाइज डेटा मार्ट्स बनाए जाते हैं। अब ये जो डेटा मार्ट्स होते हैं डायरेक्ट बिजनेस डिपार्टमेंट्स की इमीडिएट नीड्स को फुलफिल करते हैं, जैसे कि सेल्स, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, इन सबको। अब जो राल्फ किम्बल है उसने ये अप्रोच इंट्रोड्यूस किया था। इसमें जो है डायमेंशनल मॉडलिंग यानी कि स्टार स्केमा और स्नोफ्लेक स्केमा जैसे यूज होती है। बाद में जब काफ़ी सारे डेटा मार्ट्स रेडी हो जाते हैं तो उन्हें ये इंटीग्रेट करके एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयरहाउस बन जाता है। ओके, यहाँ पर जो ये अप्रोच होती है, एज मोर डेटा मार्ट्स आर डेवलप्ड they are integrated and combined from a larger unified data warehouse. This approach is fast, flexible and cost effective and ideal for organizations needing rapid results and incremental growth. यानी कि ये अप्रोच फास्ट, फ्लेक्सिबल, लो कॉस्ट और क्विक रिजल्ट्स देती है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए ये बेस्ट होती है। अब बॉटम अप अप्रोच जो होती है वो कुछ ऐसे काम करती है। वर्किंग इसकी देख लेते हैं हम। सो वर्किंग यहाँ पर हम देख लेते हैं।
वर्किंग ऑफ बॉटम अप्रोच, पहली क्या होती है, आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट नीड्स। क्या करती है, पहले आइडेंटिफाई करती है डिपार्टमेंट नीड्स को। पहले हर डिपार्टमेंट की जो भी एनालिटिकल रिक्वायरमेंट होती है उसको ये समझा जाता है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कि जैसे सेल्स को सेल्स ट्रेंड चाहिए, सेल्स टीम को सेल्स ट्रेंड चाहिए, एचआर को एम्प्लॉय स्टेट्स चाहिए, फाइनेंस को रेवेन्यू एनालिसिस चाहिए। तो इसमें ये क्या होता है, पहले आइडेंटिफाई होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है। एंड सेकंड होता है बिल्ड डेटा मार्ट्स फर्स्ट। फिर यहाँ पर क्या होता है, डेटा मार्ट जो है सबसे पहले डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डेटा मार्ट्स क्रिएट होते हैं। इनमें स्टार स्केमा या स्नोफ्लेक स्केमा है उसका यूज किया जाता है। ये जो है फास्ट रिपोर्टिंग और एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड होता है हमारा परफॉर्म ईटीएल फॉर ईच डेटा मार्ट, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। फिर यहाँ पर क्या होता है, हर डेटा मार्ट का ईटीएल अलग होता है। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड, यहाँ पर सोर्स सिस्टम से डेटा उठाता है, फिर ट्रांसफॉर्म करता है उसको एंड देन डेटा मार्ट में स्टोर कर देता है। फोर्थ होता है हमारा इंटीग्रेट मल्टीपल डेटा मार्ट्स। ये क्या होता है, जब भी अलग अलग डेटा मार्ट्स बन जाते हैं तो उन्हें कन्फर्म डायमेंशन से कनेक्ट यहाँ पर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कॉमन टाइम डायमेंशन, कॉमन कस्टमर डायमेंशन, कॉमन प्रोडक्ट डायमेंशंस, तो ऐसे करके हम इंटीग्रेट करते हैं। फिफ्थ होता है हमारा फॉर्म द यूनिफाइड डेटा वेयरहाउस। अब यहाँ पर जब क्या होता है कि इंटीग्रेशन के बाद जब सारा डेटा मार्ट्स मिलकर जो एक कंप्लीट डेटा वेयरहाउस बन जाते हैं, इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन का 360 डिग्री हमें व्यू मिलता है। ओके, कंप्लीट व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। तो यार यही होता है हमारा सिंपल सा दोनों चीज़ें हमारी डेटा बॉटम अप एंड टॉप डाउन। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं हम डेटा मार्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि डेटा मार्ट क्या होता है। अ डेटा मार्ट इज अ स्पेशलाइज्ड सबसेट ऑफ अ डेटा वेयरहाउस फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया और डिपार्टमेंट within an organization. It provides a simplified and targeted view of data addressing specific reporting and analytical needs. तो यार जो डेटा मार्ट होता है बेसिकली ये एक छोटा वर्जन होता है डेटा वेयरहाउस का। मतलब क्या कि डेटा वेयरहाउस जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को रखता है, और पर जो डेटा मार्ट है वो सिर्फ क्या करता है, एक डिपार्टमेंट या एक पर्टिकुलर एरिया का डेटा रखता है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा मार्ट, मार्केटिंग का डेटा मार्ट, फाइनेंस का डेटा मार्ट या फिर आईटी का डेटा मार्ट। तो इसमें सिर्फ वही डेटा होता है जो उस डिपार्टमेंट को चाहिए होता है, इसलिए फास्ट भी होता है और ये सिंपल भी होता है। ओके, यदि इन शॉर्ट में हम समझे तो डेटा मार्ट क्या होता है, डिपार्टमेंट वाइज मिनी डेटा वेयरहाउस। इट इज़ अ फास्ट सिंपल फोकस्ड डेटा एनालिसिस। ओके, तो यार ये क्या होता है, सब्जेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइज करता है, सेल्स, कस्टमर, प्रोडक्ट, इस तरीके से। तो they are organized around specific subjects such as sales, customer data or product information, and are structured, transformed and optimized for efficient querying and analysis within the domain. ओके, तो ये डोमेन स्पेसिफिक डेटा को रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटा मार्ट क्या होता है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो हमारा स्टार स्केमा है, स्नोफ्लेक स्केमा है एंड गैलेक्सी स्केमा है। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ डीमार्ट क्या क्या होता है, स्टार स्केमा होता है एंड स्नोफ्लेक स्केमा होता है। तो आपको ये दोनों जो स्केमा है ये याद रखना है। यदि आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपको ये दोनों को लिखना है। यदि आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा वेयरहाउस स्केमास, तो आपको ये तीनों को लिखना है। यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि यार एक्सप्लेन द स्कीमास फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस, तो ये क्वेश्चन भी क्या है, यही है। इसमें भी आपको क्या लिखना है, ये तीनों स्कीमास को लिखने हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के वो पूछ रहे हैं। हर एग्जाम में इस क्वेश्चंस को पूछा है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है उनकी उनकी लैंग्वेज में। ओके, तो अपने को क्या करना है, अपने को इसको समझना है। स्टार स्केमा क्या होता है। स्टार स्केमा इज अ सिंपल स्ट्रक्चर वेयर वन सेंट्रल फैक्ट टेबल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मल्टीपल डायमेंशनल टेबल्स फॉर्मिंग अ स्टार लाइक शेप।
तो जो स्टार स्केमा है ये सबसे इजी और वाइडली यूज्ड स्केमा होता है। इसमें बीच में क्या होती है हमारी, इसमें बीच में हमारी फैक्ट टेबल होती है, इसे हम फैक्ट टेबल कहते हैं, और उसके अराउंड जो होती है डायमेंशनल टेबल्स होती है। बिल्कुल स्टार जैसा यहाँ पर शेप हमें लगता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, स्टार स्केमा कह देते हैं। अब सेंट्रल फैक्ट टेबल होल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज लाइक सेल्स, रेवेन्यू, क्वांटिटी। सेंट्रल में जो टेबल होती है ये क्या रखती है, न्यूमेरिक वैल्यूज रखती है, जैसे सेल्स, रेवेन्यू या क्वालिटी, इस तरीके से। और डायमेंशनल टेबल्स गिव डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स लाइक टाइम, कस्टमर एंड प्रोडक्ट। ओके, टाइम, कस्टमर एंड प्रोडक्ट। ऑल डायमेंशनल्स आर डीनॉर्मलाइज्ड, यानी कि सिंपल और नो सब टेबल्स। अब इसमें ये कैसे होता है, तो देखिए हम समझते हैं इसको। यहाँ पर क्या होती है हमारी, ये फैक्ट टेबल है, तो इसमें नंबर्स वाले डेटा हैं। ओके, डायमेंशनल टेबल है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, डायमेंशनल टेबल्स में, डायमेंशन टेबल्स में डिटेल्स वाले डेटा होते हैं, जैसे कस्टमर, टाइम, प्रोडक्ट, लोकेशन, इस तरीके से। अब जो डायमेंशंस होते हैं वो डीनॉर्मलाइज्ड होते हैं, मतलब सिंगल टेबल्स, कोई एक्स्ट्रा सब टेबल्स नहीं। ओके, सो सिंपल हम पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं कि समझने में यहाँ पर क्या होता है, हमारे लिए इजी हो जाता है। यहाँ पर जो क्वेरी है वो फास्ट चलती है, रिपोर्टिंग के लिए जो स्टार स्कीमा में बेस्ट है। मोस्टली जो है डेटा मार्ट में इसी का यूज़ होता है। ओके, अब स्टार स्कीमा की हम वर्किंग को समझते हैं कि वर्किंग ऑफ स्टार स्कीमा क्या होता है। स्टार स्कीमा का जो वर्किंग है बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर जो हमारे पास फैक्ट टेबल है ये क्या है, हमारी नंबर्स दिखाती है। डायमेंशन टेबल्स हमें डिटेल्स बताती है। क्वेरीज जो है वो बस दोनों को ज्वाइन करके, जो क्वेरीज हम लिखते हैं उनको हम सिर्फ ज्वाइन करके हमें आंसर मिल जाता है। अब सपोज हमारे पास जो फैक्ट टेबल है इसमें नंबर्स स्टोर होते हैं, सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, हमारा क्वांटिटी, प्रॉफिट, मार्क्स, अटेंडेंस, तो ये सब क्या होते हैं, मेजरमेंट होते हैं। ओके, अब स्टेप 1 समझ लो कि इसमें क्या होता है कि यहाँ सब मेजरमेंट होता है। स्टेप 2 में क्या होता है, डायमेंशन टेबल्स में डिटेल्स स्टोर होती है। जैसे हमारे पास क्या है, टाइम डायमेंशन है, डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, क्वार्टर हो गया, तो ये क्या है, टाइम डायमेंशन हो गया। कस्टमर डायमेंशन, ये कस्टमर डायमेंशन है, तो इसमें क्या हो गया हमारा, नेम, सिटी, एड्रेस, जिप, ये सब क्या हो गया हमारा कस्टमर डायमेंशन हो गया। स्टूडेंट डायमेंशन, या फिर हम यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट डायमेंशन। सो प्रोडक्ट डायमेंशन में क्या हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट आईडी। ओके, अब यहाँ पर एम्प्लॉय डायमेंशन हो गया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, टाइटल, डिपार्टमेंट, रीजंस, ये सब। तो यार ये जो फैक्ट टेबल में क्या क्या होगा, ये सभी चीज़ें होंगी। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, टाइम आईडी। अब जब यूज़र यहाँ पर क्वेरी चलाता है तो क्वेरी ये ही करती है कि फैक्ट टेबल से नंबर्स को उठाती है। ओके, डायमेंशन जो हमारी डायमेंशन टेबल से है उसकी डिटेल्स निकालती है, एंड दोनों को यहाँ पर ज्वाइन करके जो रिजल्ट है वो दे देता है। यदि यूजर पूछ लेता है कि यार जनवरी में कितना सेल्स हुआ है प्रोडक्ट वाइज, तो प्रोडक्ट वाइज बोला है, तो टाइम डायमेंशन जो है वो जनवरी फिल्टर होगा। ओके, यहाँ से क्या होगा, जनवरी मंथ फिल्टर होगा। अब प्रोडक्ट डायमेंशन से हमने प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट डायमेंशन से यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम मिलेगा और सब क्या हो जाएंगे, ज्वाइन होकर जो रिजल्ट आएगा। स्टार स्केमा इसलिए फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग जल्दी हो जाती है, और जो डायमेंशन है यहाँ पर सिंपल होते हैं, ज्वाइंस यहाँ पर कम होते हैं लेकिन डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं। ओके, स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर होता है, इसलिए हम स्टार स्केमा का यूज करते हैं। अब सेकंड समझते हैं, स्नोफ्लेक स्केमा। स्नोफ्लेक स्केमा क्या होता है, स्नोफ्लेक स्केमा इज एन एक्सटेंडेड एंड नॉर्मलाइज्ड वर्जन ऑफ द स्टार स्केमा where dimension tables are further broken into sub dimension tables forming a shape like a snowflake। मतलब fact tables remain at the center, dimension table are split into multiple related tables। तो जो snowflake स्केमा है बेसिकली ये स्टार स्केमा का ही एक्सटेंडेड, बस यहाँ पर डायमेंशन टेबल्स को और ब्रेक कर दिया जाता है सब टेबल्स में। ओके, यहाँ पर डायमेंशन टेबल को क्या किया जाता है, और ब्रेक कर दिया जाता है। अब कैसे होता है स्नोफ्लेक, फेक टेबल यहाँ पर क्या होती है, बीच में होती है सेम। ओके, एंड जो डायमेंशन टेबल्स है उनको तोड़ के मल्टीपल टेबल्स यहाँ पर बना दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोडक्ट टेबल थी हमारे पास,
ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्ट टेबल को तोड़कर यहाँ पर प्रोडक्ट डायमेंशन को तोड़कर यहाँ पे क्या बना दिया, प्रोडक्ट कैटेगरी डायमेंशन। ओके। सो इस तरीके से यहाँ पर तोड़कर टेबल्स बना दी जाती है। कस्टमर डायमेंशन को यहाँ पर तोड़ दिया गया, सिटी डायमेंशन बना दी एक अलग। तो इस तरीके से जो डायमेंशंस हैं यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड होते हैं, डेटा रिडंडेंसी यहाँ पर कम होती है, स्ट्रक्चर स्नोफ्लेक जैसा ही होता है, लेकिन क्वेरी जो है यहाँ पर थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर जॉइंस लगते हैं। ओके। अब स्नोफ्लेक कैसे काम करता है, तो जो स्नोफ्लेक स्केमा है स्टार स्केमा का ही एडवांस वर्जन होता है, बस यहाँ जो है डायमेंशन टेबल्स को अंदर और तोड़ दिया जाता है। जैसे अब ये कैसे काम करता है ये समझाता हूँ। यहाँ पर फैक्ट टेबल हमारे पास सेम होती है। ओके। नंबर जो है हमेशा फैक्ट टेबल में ही होते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो डायमेंशन है वो ब्रेक होते हैं। अब जैसे प्रोडक्ट डायमेंशन हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट आईडी है। ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 डायमेंशन हो गई है। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, यहाँ पर एक नई टेबल बन गई है, प्रोडक्ट कैटेगरी डायमेंशन। ओके। अब लोकेशन डायमेंशन है हमारे पास या टाइम डायमेंशन है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, सपोज ये सिटी डायमेंशन, तो यहाँ पर कस्टमर डायमेंशन को एक अलग टेबल बना दी है। तो क्वेरी चलती है तो ज़्यादा यहाँ पर जॉइंस लगते हैं। और स्टार में क्या था कि स्टार में सिर्फ एक ही टेबल्स में पूरा डेटा था, तो वहाँ पर जो क्वेरीज थी वो फास्ट थी। अब रिजल्ट जो है वो यहाँ पर स्लो आएगा बट एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर आता है, क्योंकि टेबल्स यहाँ पर ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज्ड है, बट जॉइंस ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड कम होती है। ओके। अब थर्ड समझ लेते हैं हम गैलेक्सी स्केमा, जिसे हम फैक्ट कंस्टलेशन भी कहते हैं। तो यार ये जो हमारा गैलेक्सी स्केमा है, इस नाम से भी, फैक्ट कंस्टलेशन नाम से भी ये पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि गैलेक्सी स्केमा आप समझ लेते हैं क्या होता है। अ गैलेक्सी स्केमा ऑल्सो कॉल्ड अ fact constellation schema is a complex data warehouse schema that contains multiple fact tables which share common dimension tables. It is used when an organization has multiple business processes like sales, inventory, marketing, shipments, and they all need to be analyzed together. यानी कि जो गैलेक्सी स्केमा होता है ये थोड़ा एडवांस होता है, जहाँ मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होती है और यहाँ पर जो है कॉमन डायमेंशन टेबल्स जो है वो शेयर होती है। ओके। अब ये जो है ये तब यूज होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोसेसेस हो, जैसे कि सेल्स, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, शिपमेंट्स, प्लेसमेंट्स एंड वर्कशॉप। अब जो गैलेक्सी स्केमा है उसमें फैक्ट का पूरा कंस्टलेशन जो है बनता है, इसलिए नाम इसका फैक्ट कंस्टलेशन है स्केमा होता है। ओके। अब एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है कि फैक्ट टेबल है, यहाँ पर 2 फैक्ट टेबल है हमारे पास। क्या, एक फैक्ट टेबल यहाँ पर ये प्लेसमेंट नाम से, एक टेबल है हमारे पास वर्कशॉप नाम से। ओके। अब पहली देखते हैं हम प्लेसमेंट फैक्ट टेबल। इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट रोल नंबर, कंपनी आईडी एंड टीपीओ आईडी। फैक्ट क्या क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड। अब ये जो टेबल है स्टूडेंट, कंपनी और टीपीओ का के डायमेंशन से कनेक्ट है। ओके। ये जो टेबल है वो किसके डायमेंशन से कनेक्ट है, टीपीओ, स्टूडेंट और कंपनी। अब सेकेंड है हमारे पास वर्कशॉप फैक्ट टेबल। इसमें एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास ये तीनों। अब ये जो है इसमें फैक्ट क्या क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड। ठीक है। अब ये जो टेबल है वो स्टूडेंट, टीपीओ और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डायमेंशन से लिंक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डायमेंशन से लिंक है। ओके। अब यहाँ पे हम डायमेंशन टेबल की बात करेंगे। कंपनी डायमेंशन पहली क्या है हमारी, कंपनी डायमेंशन। यहाँ पे कंपनी आईडी, नेम है एंड ऑफर पैकेज है। एंड सेकेंड है हमारे पास स्टूडेंट डायमेंशन। ओके। यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, सीजीपीए है, या और फिर तीसरी है टीपीओ, ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे टीपीओ में। एंड फोर्थ है हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं। ओके। सो इस तरीके से कनेक्ट रहती है। यदि हमें कुछ भी डेटा चाहिए, कौन से स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एलिजिबल है, तो ये जो है कनेक्टेड चीज़ें देखेगी और उससे ज्वाइन होके हमें रिजल्ट दे देती है। ओके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 2 फैक्ट टेबल्स होती है। तो अब हम बात करते हैं कि यार, तो यार यही होते हैं हमारे तीनों स्केमास।
अब आशा करता हूँ ये तीनों आपको समझ आए होंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इन तीनों में, पर एक बार मैं और आपको इन शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो हमारे तीनों स्केमाज हैं वो क्या क्या होते हैं। तो स्टार स्केमा जो होता है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है एक सेंट्रल फैक्ट टेबल होती है। ओके, उससे जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नॉर्मलाइज्ड डायमेंशन टेबल्स होती है जिससे डेटा को फास्ट क्वेरी करना इजीली हो जाता है और ज़्यादा जॉइंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं पड़ती है। सेकंड होता है हमारा स्नोफ्लेक, जिसमें स्नोफ्लेक स्केमा जो होता है वो स्टार स्केमा का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है जहां डायमेंशन टेबल्स को नॉर्मलाइज करके उन्हें मल्टीपल सब टेबल्स में ब्रेक कर दिया जाता है। ओके, तो जिससे जो है डेटा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है लेकिन जो क्वेरीज है रिलेटिवली स्लो हो जाती है क्योंकि जॉइंस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब गैलेक्सी स्केमा की बात करें तो ये क्या होता है, गैलेक्सी स्केमा एक एडवांस और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है जिसमें मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होती है और उन सब में शेयर डायमेंशन टेबल्स यूज़ होती है। और ये तब यूज़ किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशंस में मल्टीपल बिजनेसेस प्रोसेसेस एक साथ एनालाइज करने हो तब हम गैलेक्सी स्केमा का यूज करेंगे। ओके, तो यही होते हैं हमारे तीनों चीजें। अब हम आगे समझते हैं कि ओके, सो ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिए हैं कि ये वही चीजें लिखी है जो मैंने आपको बताई थी एंड डायमेंशन टेबल। अब ये देखते हैं हम कि व्हाई दीज स्केमास आर नीडेड इन मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस, क्यों यूज होते हैं यार ये। तो ये जो स्केमास है मल्टी डायमेंशनल डेटा को रिलेशनल डेटा टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए जो ये हमारा क्वेश्चन ये एराइज होता है कि व्हाई दिस स्केमास। ठीक है, तो ये स्केमास जो होते हैं वो इसलिए यूज होते हैं कि ये रिलेशनल टेबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा को ताकि जो डेटाबेस है उसमें स्टोर हो सके और क्वेरीज स्मूथली यहाँ पर चल सके। अब इनका काम क्या होता है, ओलेव क्यूब्स का फिजिकल वर्जन बनाते हैं ये, मतलब क्यूब के अंदर का डेटा जो है टेबल्स की फॉर्म में आ जाता है। ओके, मल्टीपल डायमेंशनल क्वेरीज चलने में हेल्प करते हैं ये, रोल अप करने में और अपना ड्रिल डाउन डिटेल में जाने में, स्लाइस एक डायमेंशन का कट निकालने में, डाइस मल्टीपल फिल्टर्स लगाकर रिजल्ट लेने में। तो यार यही कंक्लूजन है इसका कि जो शॉर्ट कंक्लूजन यही है कि स्टार स्नोफ्लेक और जो गैलेक्सी स्केमा है इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि ये जो है मल्टी डायमेंशनल डेटा को प्रॉपर टेबल्स में कन्वर्ट करके डेटाबेस को समझने लायक बनाते हैं जिससे ओलेव ऑपरेशंस जो होते हैं वो फास्ट, ऑर्गेनाइज और इफिशिएंट हो जाते हैं। ओके, तो यही चीज़ें हैं हमारी, और ये क्वेश्चंस आपसे कहीं बार पूछा गया है तो इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, आपको समझना होगा। आशा करता हूँ कि ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जो कि होता है हमारा मेटा डेटा इन डेटा वेयर हाउस। तो यार मेटा डेटा क्या होता है, अब हम समझ लेते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है। मेटा डेटा इन डेटा वेयर हाउसिंग, तो यार मेटा डेटा क्या होता है। सो मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा के बारे में और डेटा, उसे हम मेटा डेटा कहते हैं। इन अ डेटा वेयर हाउस मेटा डेटा क्या क्या बताता है हमें, what data exists, where it come from, how it is stored and how it is transformed and how it should be accessed। यानी कि डेटा वेयर हाउस में मेटा डेटा हमें यही चीज बताता है कि कौन सा डेटा एग्जिस्ट करता है। डेटा यानी कि क्या है, डेटा कहाँ से आया है, सोर्स क्या है मतलब डेटा का, डेटा कैसे स्टोर किया गया है, डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया है यानी कि कैसे बदला गया है, डेटा कैसे एक्सेस किया जाना चाहिए। ओके, विदाउट मेटा डेटा अ डेटा वेयर हाउस इज अनमैनेजेबल एंड अनयूजेबल। यानी कि जो मेटा डेटा है, अगर मेटा डेटा यदि नहीं होता है तो डेटा वेयर हाउस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स हैं मेटा डेटा के। सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द मेटा डेटा इज, मेटा डेटा वो डेटा होता है जो दूसरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम मेटा डेटा कहते हैं। पहला होता है हमारा फाइल मेटा डेटा। अब ये क्या होता है फाइल मेटा डेटा, तो ये यार ये फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, साइज, फाइल का क्या साइज है, टाइप क्या है, क्रिएशन डेट क्या है। इमेज मेटा डेटा,
इमेज मेटा डेटा यानी इमेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि रिजोल्यूशन, कलर, डेप्थ, कैमरा सेटिंग। म्यूजिक मेटा डेटा यानी कि म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन, टाइटल, आर्टिस्ट, एल्बम, जॉनरे। तो ये सब क्या है, म्यूजिक मेटा डेटा के इंफॉर्मेशंस होती है। वीडियो मेटा डेटा, डॉक्यूमेंट मेटा डेटा, डेटाबेस, वेब। तो वीडियो में क्या होता है, जैसे वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन जैसे कि लेंथ, रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट, ये सब। डॉक्यूमेंट में ऑथर क्या है, टाइटल क्या है, क्रिएशन डेट क्या है डॉक्यूमेंट की, ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में। डेटाबेस मतलब डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन जैसे कि स्ट्रक्चर, टेबल्स, फील्ड, ये सब डेटाबेस मेटा डेटा कहते हैं उसको। वेब मेटा डेटा में क्या होता है, वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शंस। तो ये वेब मेटा डेटा होता है। ओके, तो यही एग्जांपल्स होते हैं कुछ। आगे बढ़ते हैं हम। वाई मेटा डेटा इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है भैया? It help understand the structure of data. It help ETL developers know where data came from. It help users to query correctly. अब यार मेटा डेटा से हमें पता चलता है कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कौन से टेबल्स और फील्ड में। ओके, डेटा का स्ट्रक्चर ये समझने में हमें हेल्प करता है। ETL डेवलपर्स के लिए गाइड है। ETL प्रोसेस में डेवलपर्स को पता होता है कि डेटा कहाँ से आया है और कहाँ कैसे ये ट्रांसफॉर्म होगा। यूजर्स के लिए ये सही क्वेरी करना इजी होता है। डेटा गवर्नेंस और ऑडिटिंग इजी बनाता है। तो इट सपोर्ट मेंटेनेंस, ऑप्टिमाइजेशंस एंड ट्रबल शूटिंग। अब मेंटेनेंस, ऑप्टिमाइजेशन और ट्रबल शूटिंग को सपोर्ट करता है। अगर कोई इशू आए या परफॉर्मेंस इंप्रूव करना हो, मेटा डेटा से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना यहाँ पर इजी हो जाता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम कि मेटा डेटा को टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो यार मेटा डेटा के डिवाइड्स 3 टाइप्स होते हैं मेनली। तो हम 3 को अभी डिस्कस करेंगे। पहला होता है हमारा टेक्निकल मेटा डेटा। अब टेक्निकल मेटा डेटा क्या होता है? इट इज़ यूज बाय डेवलपर्स, DBS एंड ETL टूल्स। यानी कि अब ये यूज होता है डेवलपर द्वारा, DBS द्वारा और ETL टूल्स के लिए। ओके, सो इट इंक्लूड्स टेबल नेम्स, कॉलम नेम्स, डेटा टाइप्स, प्राइमरी की और फॉरेन की इंडेक्सेस, पार्टीशंस, ETL रूल्स एंड मैपिंग। तो ये सब क्या है, इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, टेबल नेम्स, कॉलम नेम्स, डेटा टाइप्स, प्राइमरी की या फॉरेन की, इंडेक्सेस, पार्टीशंस, जॉब शेड्यूल्स या डिपेंडेंसीज। तो जो डेटा लिनेज है, डेटा का जर्नी जो हमारा होता है, वो सोर्सेज होती है पहले, फिर स्टेजिंग होती है, फिर वेयर हाउसिंग होती है एंड फिर डेटा मार्ट होते हैं जो कि आखिरी में क्रिएट होते हैं। अब एक एग्जांपल है यहाँ पर कि कस्टमर आईडी इज इंटीजर, प्राइमरी की कम्स फ्रॉम CRM टेबल। यानी कि जो कस्टमर आईडी है वो क्या है, इंटीजर है, और प्राइमरी की जो है वो कहाँ से आई है, CRM टेबल से आई है। तो ये तो बेसिकली एक टेक्निकल मेटा डेटा होता है। ओके, जिसे डेवलपर के द्वारा यूज किया जाता है। बिजनेस मेटाडेटा क्या होता है? इट इज यूज बाय एंड यूजर्स, एनालिस्ट, बिजनेस टीम्स। इट प्रोवाइड मीनिंग टू द डेटा बाय एक्सप्लेनिंग। अब यार ये जो बिजनेस मेटाडेटा होता है, ये किसी एंड यूजर या एनालिस्ट या बिजनेस टीम के द्वारा यूज किया जाता है। अब ये कुछ मीनिंग्स प्रोवाइड करता है जैसे बिजनेसेस डेफिनेशन, कैलकुलेशंस, बिजनेस रूल्स, ओनरशिप, यूसेज गाइडलाइंस। ओके, सो ये सब ये प्रोवाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कस्टमर है, अ पर्सन हु हैज परचेज्ड एटलीस्ट वंस। अब जैसे एक कस्टमर है, उसने एक पर्सन जो कि कम से कम एक बार परचेज कर चुका है। एंड रेवेन्यू यहाँ पर जैसे टोटल सेल्स में से हमने डिस्काउंट माइनस, जो टोटल सेल्स है, डिस्काउंट है, रिटर्न से हमें कितना रिटर्न मिला, कितनी हमारी सेल्स हुई, कितना हमारा डिस्काउंट है। तो ये सब बिजनेस मेटा डेटा में हमारा आता है। थर्ड होता है हमारा ऑपरेशनल मेटा डेटा। इट इज़ यूज फॉर मॉनिटरिंग डे टू डे ऑपरेशंस। अब ये जो ऑपरेशनल डेटा मेटा डेटा होता है, ये डे टू डे ऑपरेशंस मॉनिटर करने के लिए होता है। ये क्या क्या डिस्क्राइब करता है? ETL रन टाइम्स, लोड स्टेटस, एरर लॉग्स, डेटा रिफ्रेश टाइम, डेटा क्वालिटी स्कोर, परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब ये करता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? सेल्फ फैक्ट लोडेड सक्सेसफुली एट 2:10 AM, 1.2 मिलियन रोज इंसर्टेड, 200 एरर्स लॉग्ड। यानी कि ये क्या बताता है, ये मेटा डेटा का कैटेगरी। अब ये क्या होता है कि ये हमें बताता है कि इतनी चीज़ें हमारी जो सेल्स फैक्ट टेबल है इसमें लोड हो चुकी है सक्सेसफुली, इतने टाइम पर हुई है, इतनी मिलियन रोज इंसर्ट हुई है।
लेकिन इतना एरर्स लॉग्ड है उसमें। ओके, ये सब चीज़ें कौन बताता है हमें? ऑपरेशनल मेटाडेटा बताता है। ओके, और इसको मॉनिटर किया जाता है डे टू डे ऑपरेशंस में, इसलिए इसका यूज होता है। आप समझते हैं हम कि मेटाडेटा की क्या क्या कैटेगरीज होती है। ओके, सो मेटाडेटा को कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल, डिस्क्रिप्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब इस स्ट्रक्चरल मेटाडेटा क्या होता है? अब ये जो स्ट्रक्चरल होता है ये बताता है कि डेटा वेयरहाउस का स्ट्रक्चर कैसा है। स्कीमास, टेबल्स, कॉलम्स, रिलेशनशिप, फैक्ट एंड डायमेंशन स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूब्स या हायरार्की कैसी है। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है हमें? स्ट्रक्चरल। अब नाम से ही हो रहा है इसका स्ट्रक्चर बताता है यार ये। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? ये जो डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा है ये बताता है कि डेटा का मीनिंग क्या है। एक्सप्लेन व्हाट द डेटा मीन्स, डेटा का क्या मतलब। जैसे बिजनेस डिस्क्रिप्शंस, कॉलम डेफिनेशंस, केपीआई डेफिनेशन, टेक्स्ट या समरीज। तो ये सब हमारा डिस्क्रिप्टिव बताता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा क्या होता है? इसका इट इज़ यूज फॉर वेयरहाउस मैनेजमेंट। अब ये वेयरहाउस मैनेज करने के लिए यूज होता है। जैसे बैकअप इन्फो, सिक्योरिटी रोल्स क्या है, यूजर परमिशंस है या नहीं है, डेटा रेफरेंस डिटेल्स है ना। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे मेटाडेटा के कैटेगरीज होते हैं। यदि यार इन शॉर्ट में हम समझे, तो यदि हम टाइप्स को समझे, टेक्निकल मेटाडेटा को हम देखें कि ये सिंपल है कि ये डेवलपर्स, डीबीएस और ईटीएल टूल्स के लिए यूज होता है, और डेटा का स्ट्रक्चर, टेबल, कॉलम्स, डेटा टाइप्स और डेटा लीनेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ओके, यही होता है हमारा टेक्निकल। और बिजनेस मेटाडेटा ये क्या होता है? ये एंड यूजर्स, एनालिस्ट और बिजनेस टीम के लिए होता है, और डेटा का मीनिंग यहाँ पर बिजनेस रूल्स, कैलकुलेशन और ओनरशिप बताता है। अब यदि हम ऑपरेशनल मेटाडेटा की बात करें, तो ये डेली ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है, और ईटीएल रन टाइम्स, लोड स्टेटस, एरर लॉग्स, डेटा रिफ्रेश और परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स को प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम यदि कैटेगरीज की बात करें, तो जो डेटा के कैटेगरीज हैं, ये स्ट्रक्चरल मेटाडेटा का क्या करता है? ये हमें बताता है कि डेटा वेयरहाउस का स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे स्कीमा, टेबल्स, कॉलम्स, रिलेशनशिप, फैक्ट एंड डायमेंशन स्ट्रक्चर और क्यूब्स या हायरार्कीज। तो ये सब हमें स्ट्रक्चरल मेटाडेटा बताता है। डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा क्या करता है? ये हमें बताता है कि डेटा का मीनिंग क्या है और बिजनेस टेक्स्ट क्या है। जैसे मतलब बिजनेस डिस्क्रिप्शंस, कॉलम डेफिनेशंस, केपीआई डेफिनेशंस और टेक्स्ट समरीज। ओके, और थर्ड की बात करें यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा की, तो ये वेयरहाउस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। जैसे बैकअप इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी रोल्स, यूजर परमिशंस और डेटा रेफरेंस डिटेल्स। तो यार यही होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मेटाडेटा एंड मेटाडेटा कैटेगरीज। तो आशा करता हूँ कि ये कंप्लीट वन शॉट आपको समझ आया होगा। इसमें मैंने यूनिट 1 को एक कंप्लीट कवर किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने सब कुछ समझ लिया है, आपको समझ आ चुका है। तो वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको एक कमेंट करनी है कि डन भैया आ चुका है। वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट दोनों को मिक्स करके आपको डाल दूंगा। यदि आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर 50 लाइक्स का मैंने टारगेट रखा है। यदि वो पूरा होता है तो मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।